हेलो दोस्तों। आज हम बीए तृतीय वर्ष के पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें हम पहले ही भारत की विदेश नीति की चर्चा कर रहे थे। तो जब हम विदेश नीति की बात करते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण विषय आता है कि विदेश नीति के निर्धारक तत्व। तो भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन से हैं, इसके बारे में हम देखते हैं कि भारत की विदेश नीति विदेश नीति के निर्धारक तत्व ये किसी भी देश की विदेश नीति को ये बताते हैं कि उसकी विदेश नीति किस प्रकार से होगी और किस प्रकार वह विदेश नीति को प्रभावित करते हैं वो कारक। तो सबसे पहले हम कारकों में बात करते हैं तो भौगोलिक कारक महत्वपूर्ण हैं। भौगोलिक कारक में अगर देखें तो किसी भी देश की जो सीमा है तो सीमा की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ देशों की जो सीमा सुरक्षा होती है वो भौगोलिक रूप से ही होती है, लेकिन भारत की अगर हम सीमा की बात करें तो भारत उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है और दक्षिण में तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए भारत की जो लोकेशन है, स्थिति है, वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ की समस्या लगातार बनी रहती है। ऐसी स्थिति में हम इसके भौगोलिक कारकों में कुछ कारकों पर प्रकाश डालेंगे। जैसे सबसे पहले है हिमालय, हिंद महासागर की भूमिका, संसाधनों की क्या स्थिति है। इस तरह के पॉइंट के बारे में हम देखेंगे कि विदेश नीति को कैसे प्रभावित करते हैं भौगोलिक कारक। क्योंकि के.एम. पणिकर ने हिंद महासागर के बारे में कहा है कि भारत ने तब तक अपनी स्वायत्तता नहीं खोई जब तक कि उसका नियंत्रण हिंद महासागर पर बना रहा। इसलिए हिंद महासागर की जो भूमिका है वो भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण निर्धारक है, क्योंकि हिंद महासागर को भारत को हिंद महासागर का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहा जाता है। भारत की जो स्थिति है हिंद महासागर में वो मध्य में है एकदम, और एशिया और यूरोप के बीच में जो व्यापार होता है वो कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र से होता है, हिंद महासागर के माध्यम से। तो इसलिए यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शीत युद्ध के दौरान भी महाशक्तियों की इस क्षेत्र पर नज़रें थीं, इसलिए उन्होंने यहाँ सैनिक अड्डे बनाना शुरू किया, अपने हथियार तैनात करना शुरू किया। लेकिन इससे इस क्षेत्र में अगर ऐसा होता तो इस क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ बढ़ सकती थीं। ऐसे में हिंद महासागर को 1971 में जोन ऑफ पीस घोषित किया गया। जोन ऑफ पीस का मतलब होता है कि वहाँ सैनिक कार्रवाइयाँ या सैनिक ताकतें स्थापित नहीं की जा सकती। दूसरा कारक है हिमालय के दो और देश हैं, जैसे पाकिस्तान है एक तरफ चीन है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ म्यांमार है। तो इन देशों के माध्यम से भी भारत में घुसपैठ की संभावना रहती है। साथ ही कुछ देशों के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण रहते हैं, जैसे पाकिस्तान, चीन। और ऐसी स्थिति में दोनों के साथ तनावपूर्ण संबंध होने की वजह से यहाँ से सीमा संबंधी जो खतरे हैं वो तो रहते ही हैं। जैसे युद्ध हुआ, कई युद्ध भी हमने देखे हैं चीन के साथ और हिंद और पाकिस्तान के साथ। तो ऐसी स्थिति में हिमालय की सुरक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह दुर्गम क्षेत्र होते हैं, कहीं बर्फ़ है, कहीं वन हैं, कहीं नदियाँ हैं, कहीं झरने हैं। तो इस तरह से वहाँ पर सीमा की बाड़बंदी करना या बाड़ लगाना, बाउंड्री करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसलिए यह भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण निर्धारक है और बड़ी संख्या में यहाँ पर सेना की तैनाती करनी पड़ती है। इसलिए भारत का जो व्यय है, खर्चा है, सेना पर खर्चा, वो बड़ी संख्या में खर्च होता है, बड़ी मात्रा में यहाँ खर्च हो जाता है। जिस व्यय का हम उपयोग आर्थिक विकास और अन्य लोगों के कल्याण के लिए कर सकते थे वो हमें यहाँ खर्च करना पड़ता है। दूसरे कारक की अगर बात करें, इसमें एक और है संसाधन। किसी भी देश के जो संसाधन होते हैं उनमें महत्वपूर्ण, उनके आधार पर ही किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण होता है, क्योंकि संसाधन संपन्न अगर कोई देश है तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। जिसके पास जितने संसाधन होंगे वह देश उतना ही विकसित और समृद्ध होगा। दूसरा निर्धारक कारक है आर्थिक और सैनिक तत्व है। अगर आर्थिक और सैनिक तत्व भी किसी भी देश की विदेश नीति में के महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं,
क्योंकि आर्थिक विकास कहीं ना कहीं उस देश की अन्य देशों पर निर्भरता या उसकी स्वायत्तता को दिखाते हैं। अगर वह आर्थिक विकास किसी भी देश में कमज़ोर है तो वह दूसरे देशों पर निर्भर होगा, जैसा कि हम अफ्रीकी और एशियन देशों को देखते हैं कि वो बड़ी संख्या में विकसित देशों पर निर्भर हैं, चाहे तकनीक के मामले में हो, पूंजी या निवेश के मामले में हो। ऐसी स्थिति में वो उन पर निर्भर रहते हैं। और भारत भी जब आज़ाद हुआ तो यहाँ खाद्य संकट बड़े स्तर पर देखा गया, और उसकी वजह से भारत विकसित देशों पर निर्भर था आर्थिक संसाधनों के लिए, कि क्योंकि जनता की भूख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी। इसलिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। आर्थिक कारकों में व्यापार भी एक महत्वपूर्ण कारक है कि व्यापार किस प्रकार का है किसी भी देश का। जैसे भारत का व्यापार जनरली देखा जाता है कि भारत बड़ा आयातक देश है और निर्यात कम करता है। कुछ एक देशों के साथ ही व्यापार ट्रेड बैलेंस सही है, सरप्लस में है, बाकी देशों के साथ ट्रेड बैलेंस अच्छा नहीं है। इसके अलावा WTO जैसे कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि क्योंकि भारत को अपनी गरीब आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, जबकि WTO कहता इसलिए भारत कुछ चीज़ों पर भारत सब्सिडी देता है, निर्यात सब्सिडी देता है, और इस पर WTO और विकसित देशों को आपत्ति होती है। उसके आधार पर भी हमारी विदेश नीति निर्धारित होती है। WTO जैसी संस्थाएं भी हमारी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा सैनिक तत्व में अगर बात करें तो किसी भी देश की जो सेना है, सेना का आकार है, सेना के पास कितने हथियार हैं, वो भी किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। जैसे रूस की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन सैनिक और हथियारों के मामले में रूस बहुत ही शक्तिशाली देश रहा है, इसलिए वह सुपर पावर माना जाता रहा है। जबकि भारत की स्थिति हम देखें तो भारत अब धीरे धीरे शस्त्रों के मामले में संपन्न हो रहा है, और भारत आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है हथियारों के मामले में। अगर भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होगा तभी वह अपने हितों की रक्षा और सुरक्षा बेहतर तरीके से कर पाएगा। तीसरा कारक आता है इतिहास व परंपराएं। किसी भी देश का इतिहास और परंपराएं उसकी विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत का इतिहास और परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं जो हमारी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। इतिहास में हम देखें तो हम वसुधैव कुटुंबकम और सहअस्तित्व की भावना से हम रहते हैं। साथ ही भारत में अनेक तरह की सभ्यताएं और संस्कृतियां आईं और यहाँ बस गईं, तो इस तरह के तत्व भी हमें भारत की विदेश नीति में दिखते हैं। साथ ही जैसे बुद्ध और जैन के जो तत्व हैं, पंचशील हैं, वो भारत की विदेश नीति के निर्धारक रहे हैं। आज भी हम पंचशील का पालन करते हैं, और असंलग्नता की नीति भी कहीं ना कहीं उसी का परिणाम मानी जाती है। इसी आधार पर हम देखते हैं हमारे इतिहास और परंपराएं हमें ये उसके आधार पर ही हम साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंग भेद जैसी नीति का विरोध करते रहे हैं। गांधी जी के जो सिद्धांत हैं अहिंसावादी, उनका भी भारत की विदेश नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। अगला टॉपिक आता है वैचारिक तत्व, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। किसी भी देश की विचारधारा उसके विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की अगर बात करें तो भारत की विचारधारा व्यक्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका रही, और उनके व्यक्तित्व और उनकी विचारधारा का प्रभाव भी हमें विदेश नीति में देखने को मिलता है। क्योंकि हमने संविधान में समाजवाद को अपनाया है। नेहरू जी की जो सोच थी वो भी समाजवाद की तरफ झुकाव वाली थी, इसलिए हमारा जो झुकाव रहा वो जनरली साम्यवाद की तरफ गया, और इसलिए हमने साम्यवादी रूस या सोवियत संघ के साथ संबंध बेहतर करने किए और समझौता किया। इसी आधार पर रूस का सहयोग भी हमें समय समय पर मिलता रहा। ये भी महत्वपूर्ण कारक है विदेश नीति के निर्धारण में। कुछ कारक और बचे हैं, उन कारकों पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।